हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीगल क्लासेस। माय नेम इज फिरोज अली। जैसा हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है कि एग्जाम से पहले हम लोग 12th क्लास का जो सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मनी वाला चैप्टर, जिसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसी वीडियो की सीरीज को हम कंप्लीट करते हुए आज स्टार्ट करेंगे बैंकिंग वाला चैप्टर। कौन सा वाला चैप्टर? बैंकिंग वाला चैप्टर। ठीक। अगर आप लोगों के लिए को मैं आगे चलने से पहले ये बताना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए, आपके फ्रेंड के लिए यूजफुल है तो इसे शेयर करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और हाँ, सब्सक्राइब करके चैनल का जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग। क्या? बैंकिंग वाला चैप्टर शुरू करना है हमें। बैंक वैसे दो तरह के होते हैं बेटा। क्या होते हैं? बैंक दो तरह के होते हैं। एक तो व्यापारिक बैंक है और एक केंद्रीय बैंक है। व्यापारिक बैंक के बारे में आज हमें पढ़ना है, केंद्रीय बैंक के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें पढ़ना है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक को वाणिज्य बैंक भी कहते हैं, जिसमें इंग्लिश में कहा जाता है कमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंक क्या होते हैं सर, ये बताइए आप लोग हमें। सर, व्यापारिक बैंक वो वित्तीय संस्था है जो लोगों का जमा अपने पास स्वीकार करती है बेटा। जो लोगों का जो जमा है अपने पास स्वीकार करती है और अन्य लोगों को क्या देती है? उधार देती है। उसको कहा जाता है व्यापारिक बैंक। यानी व्यापारिक बैंक होने के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है बेटा। कितनी कंडीशन का होना जरूरी है? दो कंडीशन का होना जरूरी है। एक कंडीशन तो है मांग जमा स्वीकार करना। दूसरी कंडीशन क्या है? उधार या ऋण देना। यानी जिस बैंक पर, जिस वित्तीय संस्था पर ये दो कंडीशन पूरी हो जाती है उसको हम क्या कह सकते हैं? व्यापारिक बैंक कह सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि सभी वित्तीय संस्थाएं बैंक नहीं है बेटा। जितने वित्तीय संस्था क्या होती है सर, ये बताइए थोड़ा सा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसी संस्थाएं जो फाइनेंस में डील करती हैं उनको कहा जाता है वित्तीय संस्थाएं। ठीक। लेकिन सभी वित्तीय संस्थाएं बैंक नहीं है। बैंक होने के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है, एक तो जमा स्वीकार करना और दूसरा ऋण देना। दोनों कंडीशन पूरी हो रही है तो क्या कहलाएगा? व्यापारिक बैंक या वाणिज्य बैंक कहलाएगा। जैसे आप लोगों को के लिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस। बेटा पोस्ट ऑफिस जो है, आप लोगों का जो डिपॉजिट है उसको तो रखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसको तो स्वीकार करते हैं, लेकिन उधार देने का काम नहीं करते वो। क्या नहीं देते? उधार देने का काम नहीं करते। तो यानी मैं इनको, ये वित्तीय संस्था तो है लेकिन व्यापारिक बैंक नहीं है। इसी तरह से एलआईसी, एलआईसी भी वित्तीय संस्था तो है लेकिन व्यापारिक बैंक नहीं है। व्यापारिक बैंक होने के लिए दो कंडीशनों का होना जरूरी है, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया। ठीक है। अब पढ़ते हैं व्यापारिक बैंक के कार्य। व्यापारिक बैंकों कार्य को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, मुख्य कार्य और अन्य कार्य, अदर कार्य। मेन फंक्शन क्या है व्यापारिक बैंकों का? पहला मेन फंक्शन है जमा स्वीकार करना, यानी एक्सेप्ट डिपॉजिट। ठीक है। यानी क्या करता है व्यापारिक बैंक? जो लोग बाग अपना पैसा होता है, छोटे पैसे जो उनके पास होते हैं, वो पैसा कहाँ डिपॉजिट कर देते हैं? बैंकों के अंदर कर देते हैं। अब ऐसा भी नहीं होता, जैसे अगर हम एक स्टूडेंट की अगर बात करें, किसी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आपको कहा या आपके फादर ने कहा कि बेटा लो ये पैसे डिपॉजिट करिए बैंक में। तो क्या करते हैं आप? मतलब जैसे बैंक में पहुंचे आप, क्या शटर के नीचे डालिए देते हैं कि डिपॉजिट हो गए पैसे? नहीं। आपका पहले एक अकाउंट खोला जाता है, देन उसके बाद डिपॉजिट होते हैं, एंड देन आपको रिसीविंग मिल जाती है। उसको कहा जाता है मांग जमा स्वीकार करना। इसको मांग जमा स्वीकार करना भी कहते हैं। मांग जमा क्यों कहते हैं सर? जनरली इसको मांगने में मिल जाती है। अब वो स्वीकार जो करते हैं वो कितनी फॉर्म में करते हैं? एक तो आपका बचत खाता खोल देंगे, या फिर चालू खाता खोल देंगे, या फिर सावधि जमा की फॉर्म में। यानी इन इन फॉर्म में व्यापारिक बैंक अपने पास जमा स्वीकार करते हैं। सर बचत खाता क्या होता है? जनरली परिवार क्षेत्र द्वारा खोला जाता है ये खाता। ठीक है। छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा देने के लिए खाता होता है ये, मतलब जो पैसे हैं आपके पास छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा देने के लिए वो खाता, इसलिए हम क्या कौन सा खाता खोलते हैं? बचत खाता है, जिसको सेविंग अकाउंट कहा जाता है। अब छोटी छोटी बचतों का मतलब ये नहीं कि 2-4 रुपए रखे हैं आप गए बैंक में और जमा करने लगे आप ना, ऐसी नहीं। छोटी छोटी बचतों का मतलब है 100, 200, 400, 500 रुपए। और यहाँ पर जो ब्याज मिलता है वो बहुत कम रेट से मिलता है यहाँ पर। यानी मेनली जो पैसा है आपका सेफ पर्पस, सेफली पर्पस, यानी सिक्योर करने के लिए आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं कौन से खाते के अंदर? बचत खाते के अंदर। समझ में आ गया? ओके। अब हमने बचत खाते के बारे में सीखा। अब बात करता हूं मैं चालू खाते के बारे में। कौन से खाते के बारे में? चालू खाते के बारे में, जिसको कहा जाता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो खोला जाता है वो व्यापारी वर्ग के लिए खोला जाता है, बिजनेस उत्पादक के लिए। यहां पर ब्याज नहीं मिलता, ब्याज नहीं मिलता व्यापारी वर्ग को, बल्कि
व्यापारिक वर्ग जो है, जो उत्पादक है, उनको चार्ज देना पड़ता है बैंक वालों को कि भाई आपका पैसा सिक्योर रख रहे हैं। और एक बात और है कि इसमें दिन में कई बार भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आप, मतलब आप ऐसा डिपॉजिट करा आपने करंट अकाउंट में, अब दिन में कितनी बार भी जाओ बैंक में से पैसा विड्रॉ करो या डिपॉजिट करो, बैंक वाला आपको कुछ नहीं कहेगा, कुछ आड़ी टेढ़ी निगाहों से नहीं देखेगा। वहीं अगर आप सेविंग अकाउंट के अंदर, व्यापारिक बैंक के अंदर ऐसे आपने पैसे विड्रॉ करा सुबह में 10-11 बजे करीब, अब दोपहर के बाद दोबारा चले गए कि जी हमारा पैसा और विड्रॉ करना है हमें, तो व्यापारिक बैंक में कुछ कंडीशन लगी होती है सेविंग अकाउंट के अंदर कि भाई ऐसा ही नहीं होता कि आप दिन में कई बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जबकि इस खाते के अंदर आप जितनी बार ट्रांजेक्शन करना चाहें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बचत खाता परिवार क्षेत्र द्वारा और चालू खाता व्यापारी द्वारा। ब्याज मिलता है कम रेट से, यहाँ पे ब्याज नहीं मिलता बल्कि हमको क्या देना पड़ता है, चार्ज देना पड़ता है। इसी सीरीज को हम शुरू करते हैं आगे। सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट। ऐसी डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है सर? फिक्स डिपॉजिट, फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट होती है उसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। 4 साल 5 साल के लिए डिपॉजिट होती है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मिलता है, इसको कहा जाता है सावधि जमा या फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। ओके, दीर्घकाल के लिए, और यहां पर ब्याज की दर बहुत ज्यादा होती है, ब्याज की दर इतनी ज्यादा होती है कि वो आपका पैसा डबल तक कर देते हैं। जैसे आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे बैंक के पास, तो बैंक वाला कंडीशन कर सकता है, अलग अलग बैंकों की कंडीशन अलग अलग होगी कि भाई आप ऐसा करिए 2 साल बाद 3 साल बाद आ जाइए आप हमारे पास, 3 साल बाद आ जाइए, हम आपको इसको 1 लाख रुपए के बदले में 2 लाख रुपए दे देंगे। कितने दे देंगे? 2 लाख रुपए। यानी इतना हैवी इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पर कि पैसा क्या हो जाता है, डबल तक हो जाता है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि फिक्स टाइम के लिए, उससे पहले आप उसके पास डिपॉजिट मांगने नहीं जा सकते हैं। ठीक, बात करते हैं उधार देने की या ऋण देने की। ये व्यापारिक बैंकों का दूसरा मुख्य कार्य है, उधार देना या ऋण देना। अगर व्यापारिक बैंकों के पास पैसा आया, डिपॉजिट आ गया, ठीक, अब आप जैसे आपने पैसा जमा करा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, ये रहा मिस्टर डॉन है, इन्होंने जो है व्यापारिक बैंक में 1,000 रुपए जमा करे। कितने पैसे जमा करे? 1,000 रुपए जमा करे। अब ऐसा तो नहीं करेगा बैंक वाले कि भाई ये डॉन के पैसे हैं, इसको एक तरफ संभाल कर रख दो, भाई ये डॉन के पैसे, इनको मत छूना। नहीं, आपके अकाउंट में एंट्री कर दी जाएगी कि हाँ आपके 1,000 रुपए आ गए हैं। उस पैसे को ही व्यापारिक बैंक दूसरे लोगों को उधार दे देंगे, और जो उधार से जो ब्याज आएगा वो व्यापारिक बैंकों की मुख्य इनकम होती है। यानी व्यापारिक बैंकों का दूसरा मुख्य कार्य क्या होता है? उधार या ऋण देना। ठीक है, ओके सर, ये बात समझ में आ गई मैं। अच्छा, उधार या ऋण कई फॉर्म में दिया जाता है। पहला तो मांग उधार, डिमांड लोन। ऐसा उधार जो बैंक कभी भी मांग सकता है आपसे, मतलब इसकी कोई जो है फिक्स टाइम नहीं होता, 2 साल 3 साल 4 साल बाद कब पैसा लौटाना है आपको, व्यापारी बैंक आपको उधार दे देगा, और 2 साल 3 साल बाद जब भी उसका मन करेगा वो क्या मांग सकता है आपसे। इसको कहा जाएगा मांग उधार। उसी को समझते हैं आगे ओवरड्राफ्ट के बारे में, ये भी उधार का रूप है। इसको मैं समझाता हूं एग्जाम्पल के द्वारा। ए बी बैंक, बी को पैसे लेने ए से, बी को पैसे लेने किससे? ए से। बी गया ए के पास, कहा भाई मुझे पैसे दीजिए। इन्होंने कहा भाई मेरे पास कैश तो है नहीं, आपको मैं चेक इशू बना देता हूं, चेक इशू कर देता हूं, और इन्होंने उसको 1,200 रुपए का चेक दे दिया। ए ने बी को चेक दे दिया, किसको? कितने का? 1,200 रुपए का। अच्छा, ए के अकाउंट में केवल कितने हजार पैसे हैं? 1,000 रुपए। अब बी पहुंचा बैंक के पास, कहा बैंक ये चेक है मेरे पास 1,200 रुपए का, चेक क्लियर कर दीजिए। बैंक ने कहा ठीक है। उन्होंने देखा कितने का है चेक? 1,200 रुपए का, जबकि ए के अकाउंट में है कितना बैलेंस? 1,000 रुपए। तो क्या चेक ज्यादा का इशू कर चुका है वो? जी बिल्कुल। कितने ज्यादा का इशू कर चुका है? 200 ज्यादा का इशू कर चुका है। अगर चाहे तो, अगर व्यापारिक बैंक चाहे तो इसको बाउंस कर सकता है, मना कर सकता है, डिनाई कर सकता है पेमेंट देने के लिए, भाई आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है, सॉरी हम नहीं पे कर पाएंगे। लेकिन ऐसा करने से एक ही रेपुटेशन स्पॉइल हो जाएगी, इससे एक ही जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी। एक ही डीलिंग अच्छी है इसके साथ, बैंक के साथ, बैंक वालों ने क्या करा? बी को 1,200 रुपए दे दिए। कितने पैसे दे दिए? 1,200 रुपए दे दिए। अब मैं आप लोगों से मालूम करना चाहूंगा कि ए के अकाउंट में कितना बैलेंस है। ए के अकाउंट में अब कितना बैलेंस है? 1,000 रुपए थे, 1,200 का चेक क्लियर कर दिया, तो अब ए के अकाउंट में हो गए कितने? माइनस के 200 रुपए। इसी को कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। क्या कहा जाता है? ओवरड्राफ्ट। और इस पर भी ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, होपफुली ये जो मैंने आप लोगों को समझाया है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को
कि हमने बैंकिंग वाला जो चैप्टर पढ़ा है। अगर उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहते हैं तो मैं आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।